हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पैशन फॉर लिटरेचर। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे यूजीसी नेट 18 जून को जो एग्जाम हुआ था उसके इवनिंग शिफ्ट के जो पेपर था, उस इवनिंग शिफ्ट के पेपर की डिटेल एनालिसिस आज इस वीडियो में हम करेंगे। और जैसा कि आज अभी तक आप सभी को पता चल गया होगा कि यूजीसी नेट का जो 18 जून का एग्जाम हुआ था वो कैंसिल हो चुका है। और कैंसिल होने के बाद अब नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट हमारे लिए तो ये है कि वो जून का जो पेपर कैंसिल हुआ है 18 जून का, वो ऑब्वियसली बात है कि वो दोबारा से होगा। और दोबारा से होगा तो आपको अपनी प्रिपरेशन जो है वो रखनी पड़ेगी, चाहे वो 15 दिन बाद हो, 1 महीने बाद हो, या जब भी हो। तो आपका ये काम है। दूसरा ये है कि या फिर आप अपना टाइम वेस्ट करो, न्यूज देखते रहो, यहाँ पे क्या हुआ, वहां पे क्या हुआ, और फिर फाइनली जब एग्जाम आ जाए तो फिर से ये कहो कि जो आपका पेपर है वो या तो रह गया, या हो नहीं पाया, या आपने प्रिपरेशन छोड़ दी बीच में। तो ये सबसे अच्छा आइडिया रहेगा कि आप अपनी जो प्रिपरेशन है उसको कंटिन्यू कीजिए। और उसी के लिए जो है ये वीडियो में लेके आई हूँ। हम स्टार्ट करते हैं कि 18 जून का जो पेपर हुआ था उसमें यूजीसी नेट ने कौन से टॉपिक्स उठाए थे, और उसके अंदर जो पुराने टॉपिक्स थे वो कौन कौन से थे, नए जो इंक्लूड किए हैं वो कौन से किए हैं। तो डिटेल एनालिसिस जो है इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे। और जो एनालिसिस रहेगा, जो बच्चे रियल में ठहर के पढ़ने वाले हैं, सिर्फ उन्हीं के लिए है ये। जो बच्चे भाग भाग के पढ़ने वाले हैं, अगर उनको सिर्फ आंसर की चाहिए तो आंसर की मैंने पहले ही डाल दी है चैनल पे, वो जाके वो देख सकते हैं। लेकिन जो रियल में ही अपनी प्रिपरेशन ऐसे करना चाहते हैं कि ताकि कोई भी एग्जाम आए यूजीसी नेट के अलावा, चाहे वो पीएचडी के लिए प्रिपरेशन करे, या केवीएस के करे, या एनवीएस के लिए करे, तो उनको ये क्वेश्चन जो है वो माइंड में रह जाए, उनको बार बार वही क्वेश्चन उठा के ना देखने पड़े और उसके रट्टे ना मारने पड़े। तो इस तरह से मैं डिटेल में लेके आई हूँ। सिर्फ 10 क्वेश्चंस का डिटेल एनालिसिस आज इस वीडियो में मैं करूंगी। तो शुरू करते हैं। जो क्वेश्चन नंबर इवनिंग शिफ्ट का जो पेपर था उसमें क्वेश्चन नंबर 51 से स्टार्ट थे। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 51 था, वो क्वेश्चन था, which among the following is not a type of meaning in a poem as defined by I.A. Richards in प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म। बहुत सारे बच्चों को लगता है कि क्वेश्चन इजी है, हमें समझ में आ गया, आप एक्सप्लेन ना करें। तो ये उनके लिए इन बच्चों के लिए है जो नहीं समझ पाते या जिसको डिटेल में समझना है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि आईए रिचर्ड्स ने अपने प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म में पोइम के मीनिंग्स बताए हैं, तो आपको बताना है इनमें से कौन सा एक नहीं है। ऑप्शन 4 थे। ऑप्शन 1 था फीलिंग, सेकंड था फॉर्म, थर्ड था टोन, और फोर्थ था इंटेंशन। और इसका जो राइट आंसर था वो था आंसर नंबर 2, फॉर्म। यानी जितने भी मीनिंग्स पोइम के बताए हैं आईए रिचर्ड्स ने, उसमें से फॉर्म नहीं था। अब क्यों नहीं था? आईए रिचर्ड्स ने ये जो मीनिंग्स दिए हैं वो अपनी बुक प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म के अंदर दिए हैं। और उन्होंने यहाँ पे पोइट्री के बहुत सारे मीनिंग्स बताए हैं, लेकिन उनमें से फॉर्म जो है वो नहीं था। और उन्होंने बताया है कि कौन कौन से जो है मीनिंग्स हैं पोएम के। सबसे पहला क्या कहता है कि फीलिंग, ये कहता है जो ये फीलिंग होता है ये रेफर करता है इन इमोशनल एस्पेक्ट जो कि पोएम का होता है। और इसके अंदर क्या होता है कि पोइट जो है वो पोइम जो पोइट होता है वो रीडर के अंदर एक इमोशनल रिस्पॉन्स क्रिएट करता है कि कैसे जो है पोइट इमोशनली जो है अटैच करता है रीडर्स को। सेकंड जो उन्होंने जो पोएम का मीनिंग दिया था वो दिया था टोन। यानी इसके थ्रू जो है पोइट का एटीट्यूड, यानी पोइट का क्या एटीट्यूड होता है किसी सब्जेक्ट के लिए और अपनी ऑडियंस के लिए, इस जो है इस ये रिफ्लेक्ट करता है मूड। पोएम का जो मूड है वो रिफ्लेक्ट करता है। और ये बताता है कि एक स्पीकर जो है उसका पर्सपेक्टिव क्या है, मतलब वो क्या चीज कहना चाहता है और उस किस टोन के साथ उसको कह रहा है। थर्ड उन्होंने मीनिंग उठाया था इंटेंशन। यानी इसके अंदर ये बताया गया है कि जब भी कोई पोएट होता है उसका मेन टारगेट क्या होता है, अपना मैसेज वो जो देता है, जो भी वो पोएम राइट करता है, तो उसके थ्रू जो है उसकी इंटेंशन क्या होती है, उसका एम क्या होता है, मतलब वो क्या चीज अचीव करना चाह रहा है। कि या तो वो जो रीडर्स है वो जो रीडर्स है उसके अंदर ये जो है, या तो कुछ, या तो एंग्री पोइंग वो लिखता है तो कोई चीज जो है क्या उसके अंदर
रीडर्स के अंदर जो है लेके आना, चेंज लेके आना चाहता है, या फिर वो कोई खुशी की पोएम है तो जो रीडर्स है उसको खुशी देना चाहता है। तो इस तरह से मेन ये होता है कि बेसिकली कि एक पोइट की इंटेंशन क्या होती है, कि रीडर्स को जो है पोइट जब वो पोएम लिखता है तो उसकी इंटेंशन क्या होती है। तो ये मीनिंग एक पोएम के जो है आई रिचर्ड्स ने बताई है। अब फॉर्म क्या है? फॉर्म ये कहता है कि फॉर्म भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट है किसी पोइट्री को एनालिसिस करने के लिए। ये कहता है लेकिन ये जो फॉर्म आता है वो स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट्स का होता है। किसी भी पोइट्री का जब स्ट्रक्चरल की बात करते हैं तो फॉर्म उसका एक मेन पार्ट होता है। जब हम मीनिंग की बात करते हैं तो मीनिंग का पार्ट ये नहीं होता है। बाकी जो स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट्स होते हैं पोइम के, वो राइम होता है, मीटर होता है, फिजिकल स्ट्रक्चर होता है। तो ये होता है, ये कहता है, ये रिचर्ड्स कहता है कि जब हम अफेक्टिव और इंपेरेटिव डायमेंशंस की बात करते हैं पोइट्री के अंदर, तो उसके अंदर ये तीन चीजें होती हैं, फीलिंग, टोन, इंटेंशन। लेकिन जब हम फॉर्मल स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो फॉर्म इंपॉर्टेंट होता है, मीनिंग के टाइम ये फॉर्म इंपॉर्टेंट नहीं होता है। तो इसका जो राइट आंसर था वो आंसर था फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन था, What is the correct sequence of various periods of English literature? आपको बताना था कि इनको सीक्वेंस में लगवाना था इंग्लिश लिटरेचर के, और जो ऑप्शंस थे वो थे कैरोलिन एज, जैकोबियन एज, रेस्टोरेशन एज, कॉमनवेल्थ पीरियड और अगस्टन एज। कॉमनवेल्थ पीरियड के ऊपर फ्रेंड्स मैंने अपने क्विज सेक्शन के अंदर भी बहुत बार इसको घुमा फिरा के डाला है, इस पीरियड को, कि कौन से पीरियड को कॉमनवेल्थ पीरियड कहा जाता है। और बहुत सारे क्वेश्चंस जो मैंने जो चैनल पे यूजीसी नेट से रिलेटेड क्विज चल रही थी उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो एज इट इज आए हैं। अगर आप देखेंगे तो उस पे मैंने 250 प्लस जो है क्वेश्चन अभी तक डाल दिए हैं, और अभी जो है वो दोबारा मैंने कंटिन्यू कर दिया है। आप उनको जाके सोल्व कर सकते हो ताकि जो आपकी प्रिपरेशन है वो कंटिन्यू रहे। तो इस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले हम इसको सीक्वेंस में लगाने के लिए सबसे पहले देखते हैं कि कौन सा पीरियड पहले आता है, कौन सा बाद में आता है। और हमेशा इन्हीं पीरियड्स के बीच में कंफ्यूजन रहता है, और क्वेश्चन भी जो यूजीसी पूछता है इन्हीं पीरियड से पूछता है, क्योंकि बाकी सारे पीरियड्स क्लियर होते हैं बच्चों को, स्टार्टिंग के पीरियड और बाद के रोमांटिक और जो रोमांटिक एज, विक्टोरियन एज, वो क्लियर होते हैं। कंफ्यूजन यहीं पे इन्हीं पीरियड्स के अंदर होता है। तो सबसे पहले आएगा जैकोबियन एज, जो कि जो इसका टाइम पीरियड रहा वो 1603 से लेके 1625 तक रहा है। और ये जो पीरियड रहा है वो जेम्स फर्स्ट का रहा है। ये पीरियड एलिजाबेथ के बाद आता है, एलिजाबेथ ईरा के बाद आता है, और कैरोलिन एज से पहले आता है। और इसके अंदर जो है जो लिटरेरी फ्लोरिशमेंट जो देखी गई थी एलिजाबेथ एज में, यानी जो लिटरेरी जो बहुत ज्यादा फ्लोरिश हुआ था, लिटरेचर फ्लोरिश हुआ था एलिजाबेथन एज के टाइम पे, ये यहाँ पे भी कंटिन्यू रहा। उसके बाद सेकंड जो जैकोबियन एज के बाद जो पीरियड आया वो आया कैरोलिन एज, और ये रहा 1625 से लेकर 1649 तक। और ये जो कैरोलिन एज नाम जो दिया गया वो चार्ल्स फर्स्ट के नाम पे, यानी लेटिन के अंदर चार्ल्स को कहा जाता है कैरोलस, तो इसी के नाम पे जो है ये पीरियड का नाम पड़ा कैरोलिन एज। और ये जो पीरियड था इसके अंदर जो है ये पोइट्री, प्रोज और ड्रामा के लिए बहुत ज्यादा जाना जाता है। उसके बाद थर्ड जो पीरियड आया वो आया कॉमनवेल्थ पीरियड, 1649 से लेके 1660 तक। और इस पीरियड के दौरान एग्जीक्यूशन हुआ था चार्ल्स फर्स्ट का, और ये जो चार्ल्स फर्स्ट को एग्जीक्यूट की कर दिया गया था। और उसके बाद जो जिन्होंने यहाँ पे संभाला था वो था कॉमनवेल्थ जो पीरियड जो जिसके अंडर में रहा था वो थे ओलिवर क्रोमवेल। और ये जो टाइम था वो पुरिटन रूल का था, और इसके टाइम पे जो है थिएटर्स को क्लोज कर दिया गया था। तो क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सा पीरियड था जिसके टाइम पे जो है थिएटर्स को क्लोज किया गया, तो कॉमनवेल्थ पीरियड था। उसके बाद नेक्स्ट जो पीरियड आया वो था रेस्टोरेशन एज, यानी 1660 से लेके 1700 तक का ही पीरियड था। और ये पीरियड स्टार्ट हुआ था रेस्टोरेशन से, चार्ल्स सेकंड जो है थ्रोन पे दोबारा बैठे, और ये जो रिवाइवल था ड्रामा का, लिटरेचर का, और सोसाइटी के अंदर जो है पुरिटन एज के बाद जो है ये दोबारा से रूल आया था।
उसके बाद नेक्स्ट जो पीरियड आया वो रेस्टोरेशन के बाद आया अगस्टन एज। अगस्टन एज जो रहा वो 1700 से लेकर 1745 तक रहा, और इस टाइम पीरियड के दौरान जो रूल था वो रोमन एम्परर अगस्टस का था। और ये जो है बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड थे क्लासिकल टाइम पीरियड के जो राइटर्स थे, पोइट्स थे उनके अंदर। और इसके अंदर जो मेन राइटर्स हुए इस टाइम पे वो थे अलेक्जेंडर पोप और जोनाथन स्विफ्ट। और उन्होंने जो फोकस किया वो सटायर पे और क्लासिकल आइडियल्स पे इन्होंने बहुत ज्यादा फोकस किया। तो जो इसका राइट आंसर जो कॉम्बिनेशन जो बना था वो बना था BADCE। नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 53, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स इज नॉट रिटन बाय चिनुआ अचेबे। कौन सा वर्क जो है इनमें से चिनुआ अचेबे का नहीं है। और ऑप्शंस थे, ऑप्शन वन एरो ऑफ गोल्ड, सेकंड था नो लॉन्गर एट ईज, थर्ड था एन इमेज ऑफ अफ्रीका, फोर्थ था वीप नॉट चाइल्ड। तो चिनुआ अचेबे जो है फेमस जो है रिनाउंड, बहुत ही ज्यादा रिनाउंड नाइजीरियन ऑथर है। वो बेस्ट जाने जाते हैं अपने नॉवेल्स के लिए, ऐसे के लिए। और उन्होंने जो है अफ्रीकन सोसाइटीज और जो कॉलोनियलिज्म का जो इम्पैक्ट है वो सारा का सारा उनके वर्क्स के अंदर दिखाई देता है। एरो ऑफ गोल्ड जो है ये नॉवल पब्लिश हुआ था 1964 के अंदर। और इस क्वेश्चन से आप क्वेश्चन ये ना पूछ के इसकी क्रोनोलॉजी भी पूछी जा सकती है, तो आप ईयर का भी याद रखिए और किस टॉपिक पे है ये भी याद रखिएगा। ये पब्लिश हुआ था 1964 के अंदर, और ये जो है चिनुआ अचेबे का वर्क है एरो ऑफ गोल्ड। और इट इज द थर्ड बुक, ये थर्ड बुक है जो चिनुआ अचेबे ने जो अफ्रीकन ट्रायोलॉजी लिखी थी, ट्रायोलॉजी का ये थर्ड वर्क था। उसके साथ साथ जो दो और वर्क थे वो है थिंग्स फॉल अपार्ट एंड नो लॉन्गर एट ईज। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है आपसे, चिनुआ अचेबे के जो ट्रायोलॉजी के वर्क है 4 ऑप्शन आपको दे देंगे और पूछेंगे कौन सा एक ट्रायोलॉजी का पार्ट नहीं है। तो ट्रायोलॉजी के पार्ट आपको याद रखने हैं। फर्स्ट है थिंग्स फॉल अपार्ट, उसके बाद है नो लॉन्गर एट ईज, और है एरो ऑफ गॉड। ये तीनों के तीनों है। उसके बाद सेकंड नंबर पे है नो लॉन्गर एट ईज। अभी जैसे मैंने बताया ये भी चिनुआ अचेबे का है, ये पब्लिश हुआ था 1960 में। और ये सेकंड बुक थी जो अफ्रीकन ट्रायोलॉजी थी जो अभी मैंने बताया है। और उसके अंदर जो दिखाया गया है एक यंग नाइजीरियन लड़के की स्टोरी है, और वो कैसे इंग्लैंड से स्टडी करके जब वापस नाइजीरिया आता है तो क्या क्या चैलेंजेस उसको फेस करने पड़ते हैं, ये इस स्टोरी के अंदर है। उसके बाद थर्ड वर्क था एन इमेज ऑफ अफ्रीका, और ये एक ऐसे है चिनुआ अचेबे का जो पब्लिश हुआ था 1977 के अंदर। और इसके अंदर चिनुआ अचेबे ने क्रिटिसाइज किया है जोसेफ कॉनराड के हार्ट ऑफ डार्कनेस को। किस लिए क्रिटिसाइज किया है कि जिस तरह से उन्होंने अफ्रीका और अफ्रीकन्स को अपने वर्क के अंदर दिखाया है हार्ट ऑफ डार्कनेस के अंदर, तो जो चिनुआ अचेबे ने उसको क्रिटिसाइज किया है। और ये क्वेश्चन यूजीसी नेट ने आपसे पूछा गया है कि कौन सा वर्क है चिनुआ अचेबे का जिसके अंदर उन्होंने जोसेफ कॉनराड के हार्ट ऑफ डार्कनेस को क्रिटिसाइज किया है। तो ये वर्क है एन इमेज ऑफ अफ्रीका, और बेसिकली ये एक ऐसे है। उसके बाद फोर्थ ऑप्शन है वीप नॉट चाइल्ड। ये नॉवल बेसिकली पब्लिश हुआ था 1964 के अंदर, और ये नगीगी वा थ्योंग का वर्क है। नगीगी वा थ्योंग जो है वो एक कैनेडियन ऑथर है, और ये जो है चिनुआ अचेबे ने राइट नहीं किया था। तो आंसर जो है इसका 4 होगा। वीप नॉट चाइल्ड जो है वो चिनुआ अचेबे का नहीं है वर्क। और फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो यूजफुल लग रहा हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इसी टाइप के वीडियो जो है मैं आपके लिए और लेके आती रहूं। और ये 100 जो क्वेश्चंस होंगे सारे के सारे मैं इसी तरह से डिटेल्ड में लेके आऊंगी आपके लिए। हैं? तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे जो भी मैं नया वीडियो लेके आती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन था नेम द ब्रिटिश पोएट हु रोट सोहराब एंड रुस्तम। उसके बाद ऑप्शंस जो थे वो थे मैरी शेली, एडवर्ड फिजर्ड, थर्ड थे मैथ्यू अर्नोल्ड, फोर्थ थे एल्बर्ट टेलिसन। तो ये फोर्थ ऑप्शंस थे। और सबसे पहले हम बात करते हैं मैरी शेली। मैरी शेली जो है जानी जाती है अपने नॉवल फ्रैंकेनस्टीन के लिए। मैरी शेली बेसिकली एक नॉवलिस्ट है और वो पोइट नहीं है, इसलिए उन्होंने सोहराब और रुस्तम नहीं राइट किया। उसके बाद सेकंड ऑप्शन है एडवर्ड फिजर्ड। फेमस हैं अपने ट्रांसलेशन के लिए, जो उन्होंने ट्रांसलेट किया था द रुबियत ऑफ उमर खयाम। ये जो है
बेसिकली एडवर्ड फिजर्ड जो है प्राइमरी एक ट्रांसलेटर है, पोइट है, और इसलिए जो है उन्होंने सोहराब और रुस्तम राइट नहीं किया। उसके बाद थर्ड नंबर पे थे मैथ्यू अर्नोल्ड। ये प्रोमिनेंट एक विक्टोरियन पोइट है, क्रिटिक है, और मैथ्यू अर्नोल्ड ने ही सोहराब एंड रुस्तम को लिखा है और ये राइट किया है 1853 के अंदर। ये एक एपिक पोइम है और ये स्टोरी जो है वो बेस है पर्शियन एपिक शहनामा, जो कि रिटन की थी पोइट फिरदौसी ने, जो राइट की थी शाहनामा, उस पर्शियन एपिक के ऊपर स्टार्ट है, सॉरी राइट की गई है ये एपिक पोएम। उसके बाद फोर्थ नंबर पे है एल्फ्रेड टेनिसन। एल्फ्रेड टेनिसन भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विक्टोरियन पोइट है। एल्फ्रेड टेनिसन जो है उनको जाना जाता है अपनी पोइम्स के लिए, द चार्ज ऑफ द लाइट ब्रिगेड और इन मेमोरियन के भी ऊपर क्वेश्चन आया हुआ था आपकी बार। तो लेकिन उन्होंने सोहराब एंड रुस्तम, क्योंकि सीधी सी बात है मैथ्यू अर्नोल्ड ने राइट किया है तो इन्होंने राइट नहीं किया था, तो इसका जो राइट आंसर था वो आंसर था मैथ्यू अर्नोल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन था व्हाट इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ फेमस ड्रामेटिस्ट इन ऑर्डर ऑफ देयर बर्थ। इन ड्रामेटिस्ट को उनके बर्थ के हिसाब से आपको क्रोनोलॉजी में लगाना था। ऑप्शंस थे विलियम कॉन्ग्रीव, जॉन ड्राइडन, विलियम वाइचरले, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, जॉर्ज विलिंगटन सिंज, ये जो है ऑप्शन थे आपके। और इस क्रोनोलॉजी को सीक्वेंस को सोल्व करने के लिए सबसे पहले है कि हम राइटर्स के बर्थ जो है देख लेते हैं। जॉन ड्राइडन बोर्न हुए थे अगस्त 9, 1631, विलियम वाइचरले 1641, विलियम कॉन्ग्रीव 1670, जॉन मिंगल्टन सिंज 1871 और जॉर्ज बर्नार्ड शॉ बोर्न हुए थे 1856 के अंदर। तो इसका जो राइट आंसर था वो आंसर था आंसर नंबर 1, BCADE, ये करेक्ट जो है क्रोनोलॉजी थी। सबसे पहले जॉन ड्राइडर के बारे में दोबारा से याद कर लेते हैं, एक दिमाग में रह जाएगा, थोड़ा सा अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये बोर्न हुए थे अगस्त 9, 1631 को और ये बहुत ही इन्फ्लुएंशियल इंग्लिश पोइट है, लिटरेरी क्रिटिक है, ट्रांसलेटर है, प्ले राइट है, और जो है ये सबसे पहले जो है पोइट लॉरियट थे। ये बात आप याद रखिएगा कि अगर सबसे पहले फर्स्ट पोइट लॉरियट के बारे में पूछा जाए तो सबसे पहले पोइट लॉरियट जो थे इंग्लैंड के, ये जॉन ड्राइडन थे। ये 1668 के अंदर बने थे और अपने वर्क्स जो है उनके वर्क्स जो है एब्सालोम एंड एचिथोफेल के लिए जाने जाते हैं और इन्होंने हीरोइक कपलेट को बहुत ज्यादा डेवलप किया था। उसके बाद सेकंड है विलियम वाइचरले। ये बोर्न हुए थे 1641 के अंदर, इंग्लिश ड्रामेटिस्ट हैं रेस्टोरेशन पीरियड के, और ये जाने जाते हैं अपनी स्टैरिकल और विटी कॉमेडीज के लिए। और उनके फेमस वर्क हैं द कंट्री वाइफ एंड द प्लेन डीलर। कई बार यही क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं कि द कंट्री वाइफ एंड द प्लेन डीलर जो है वे कौन से राइटर का वर्क है। तो ये जो ये राइटर्स हैं ये सारे के सारे इनके नाम जो है इतने कंफ्यूजिंग होते हैं कि हम मिक्स कर देते हैं। कई बार बहुत बार क्वेश्चंस हमें पता होता है लेकिन हम क्या होता है हमेशा सिर्फ एमसीक्यूज में याद करते हैं, उनको डिटेल में नहीं पढ़ते, और एमसीक्यूज का रिजल्ट ये होता है कि पेपर में जाके सारे मिक्सअप हो जाते हैं, सारे राइटर एक जैसे दिखने लगते हैं। एक ऐसा लगता है कि जैसे कभी लगता है कॉन्ग्रीव ने लिखा है, कभी लगता है ड्राइडर ने, कभी लगता है। तो इसके लिए अच्छा है कि थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं तो वो अच्छे से याद रह जाता है। जो दो फेमस वर्क थे वाइचरले के वो थे द कंट्री वाइफ और प्लेन डीलर, और इन्होंने उस इस वर्क्स के अंदर जो है पोर्ट्रेल किया, कंटेम्पररी मैनर्स थे उस टाइम पीरियड के, उनको इन्होंने पोर्ट्रे किया है। उसके बाद नेक्स्ट थे विलियम कॉन्ग्रिंग, बोर्न हुए थे जनवरी 24, 1670 को, और ये हाईली रिगार्डेड प्ले राइट माने जाते हैं, पोइट माने जाते हैं रेस्टोरेशन पीरियड के। और इनकी कॉमेडीज के अंदर जो मेन फेमस है वो है द वे ऑफ द वर्ल्ड। उसके बाद फोर्थ नंबर पे आए थे जॉन मिगल्टन सिंज, जो कि बोर्न हुए थे अप्रैल 16, 1871 के अंदर। लास्ट थे जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, जो कि बोर्न हुए थे जुलाई 26, 1856 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन था फ्रॉम द फॉलोइंग राइटर्स हु आर नोन फॉर मैजिक रियलिज्म। आपको बताना है इनमें से राइटर्स में से कौन जो है मैजिक रियलिज्म के लिए जाना जाता है। और आपके ऑप्शंस थे ARK नारायणन, B सलमान रश्दी, C VS नॉयपॉल, D गैब्रियल ग्रेशिया मार्केस, E मुलक राज आनंद। और जो
कॉम्बिनेशन था, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं कि मैजिक रियलिज्म है क्या। मैजिक रियलिज्म बेसिकली एक लिटरेरी जॉनर है और इसके अंदर मैजिक के एलिमेंट्स होते हैं प्लस नेचुरल पार्ट भी होते हैं, रियलिस्टिक एनवायरनमेंट होता है, यानी दोनों ही चीज मिक्स होती है। जो एनवायरनमेंट होता है वो रियलिस्टिक होता है और जो एलिमेंट्स उसके अंदर डाले जाते हैं वो मैजिक के डाले जाते हैं। जो मेन राइटर्स हैं इस मैजिक रियलिज्म के अंदर जिनका नाम आता है वो ये राइटर्स हैं। सबसे पहले नंबर 1 पे आएगी गैब्रियल ग्रेशिया मार्कस, ऑफन कंसिडर्ड अ मास्टर ऑफ मैजिक रियलिज्म। ये मास्टर माने जाते हैं मैजिक रियलिज्म के। ही इज बेस्ट नोन फॉर हिज नॉवल 100 Years of Solitude। तो यहाँ से आपको एक उनका वर्क याद हो गया और ये भी पता चल गया कि गैब्रियल ग्रेशिया मार्क्स जो है वो मास्टर्स माने जाते हैं मैजिक रियलिज्म के। उसके बाद सेकंड नंबर पे है इसाबेल एलेंडे। ये अपने नॉवल जाने जाते हैं अपने नॉवल के लिए द हाउस ऑफ द स्पिरिट्स, और जिसके अंदर उन्होंने मैजिक रियलिज्म का यूज किया है। नेक्स्ट आते हैं मैजिक रियलिज्म जो राइटर्स हैं उनके अंदर जॉर्ज लुइस बर्गेस, और ये जो है इन्होंने जो है इनके वर्क्स को जो है बहुत सारे एलिमेंट्स हैं और उन एलिमेंट्स के अंदर इन्होंने जो है मैजिक रियलिज्म का एलिमेंट यूज किया है और उन्होंने जो मैजिक रियलिज्म यूज किया अपनी शॉर्ट स्टोरीज के अंदर यूज किया है। उसके बाद नेक्स्ट नंबर पे आते हैं सलमान रश्दी। सलमान रश्दी जो है वो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है मैजिक रियलिज्म का और उन्होंने अपने वर्क नॉवल मिडनाइट चिल्ड्रन के अंदर जो है मेनली यूज किया है मैजिक रियलिज्म का। उसके बाद नेक्स्ट नंबर पे है लोरा एस्क्विवेल। ये जो है उनका नॉवल जो है लाइक वाटर फॉर चॉकलेट, ये एक नोटेबल इंपॉर्टेंट वर्क माना जाता है मैजिक रियलिज्म का। तो यहाँ से आपको राइटर्स का भी पता चल गया प्लस आप उनके कौन से वर्क हैं वो भी पता चल गया, तो आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन एक ही क्वेश्चन से मिल रही है। उसके बाद नेक्स्ट जो नंबर आता है वो आता है टोनी मॉरिसन का। टोनी मॉरिसन ने हालांकि जो है वो स्पेशली मैजिक रियलिज्म का बहुत ज्यादा यूज नहीं किया है, लेकिन कुछ कुछ उनके वर्क्स के अंदर माना जाता है कि मैजिक रियलिज्म है। जैसे बेलाउड के अंदर कुछ जो एलिमेंट्स है मैजिक रियलिज्म के वो उनके वर्क के अंदर हैं। उसके बाद लास्ट जो राइटर है वो है हरुकी मुराकामी। ये अपने वर्क्स के अंदर जो है फंटेस्टिकल एलिमेंट्स जो है वो रियलिटी के साथ उन्होंने ऐड किया है, ब्लेंड किया है, और उन्होंने अपने वर्क काफ्का के अंदर जो है काफ्का ऑन द शोर, ये इनका वर्क है और इसके अंदर जो है इन्होंने मैजिक रियलिज्म का यूज किया है। तो इस तरह से जो मैजिक रियलिज्म है वो उसके अंदर क्या होता है कि जो एलिमेंट्स होते हैं वो मैजिक के भी होते हैं प्लस रियलिटी के भी होते हैं। मतलब एलिमेंट्स जो है सारे के सारे एनवायरनमेंट जो है वो रियलिस्टिक होता है, पर एलिमेंट्स जो है बहुत ज्यादा एंगेजिंग होते हैं, रिच होते हैं, कैप्टिवेटिंग नैरेटिव्स होता है इसके अंदर। तो इस तरह से जो जितने भी राइटर्स पढ़े हमने उनके अंदर इस ऑप्शंस के अंदर दो ही है, सलमान रश्दी और गैब्रियल ग्रेशिया मार्केज। तो इसका जो राइट आंसर था वो आंसर नंबर 3 यानी बी एंड डी जो है बी एंड डी ओनली इसका राइट आंसर था। आंसर नंबर 3 इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग अफ्रीकन राइटर्स ऑब्जर्व दैट ओ माई बॉडी मेक ऑफ मी ऑलवेज अ मैन हु क्वेश्चंस। आपको बताना था किस अफ्रीकन राइटर्स ने जो है ये ऑब्जर्व किया है, ये लाइनें हैं उसकी। ऑप्शंस थे चेनवा अचेबे, सेकंड था फ्रेंच फैनन, थर्ड था नगेगी वा थ्योंग और फोर्थ था टोनी मॉरिसन। तो इसका राइट आंसर था आंसर नंबर 2, फ्रेंच फैनन ने ये लिखा है। ये कोट जो है ओ माई बॉडी मेक मी ऑलवेज अ मैन हु क्वेश्चंस, ये एट्रीब्यूट किया जाता है फ्रेंच फैनन को, और ये लाइंस जो है उनकी कम जो आई है वो लाइन उनके वर्क में यूज हुई है। जो उनका वर्क है ब्लैक स्किन व्हाइट मार्क्स जो है, और इसको उन्होंने जो लिखा है उसका प्यू नोरे मॉक्स बेलैंक, ये इसका टाइटल था और ये पब्लिश हुआ था 1952 के अंदर ये वर्क पब्लिश हुआ था। और इसके अंदर उन्होंने जो है इफेक्ट दिखाया है कॉलोनाइजेशन के कि जैसे कॉलोनीज के अंदर जो लोग रहते हैं, ब्लैक पीपल रहते हैं, उनकी साइकोलॉजी जो है कैसी होती है। फैनन बेसिकली एक साइकाइट्रिस्ट भी हैं, उसके बाद एक फिलोसफर हैं, और वो जाने जाते हैं वो जो करेक्ट उनकी क्रिटिकल एनालिसिस है साइकोलॉजी की और सोशल इम्पैक्ट्स की, यानी सोशल जो इम्पैक्ट्स होते हैं कॉलोनाइजेशन के और डिह्यूमनाइजेशन जो इफेक्ट होता है
वो दोनों के ही ऊपर, चाहे वो डी कोलोनाइजर हो चाहे कोलोनाइज्ड हो, यानी दोनों के ही ऊपर कोलोनाइजेशन का क्या असर होता है, उनकी साइकोलॉजी पर क्या असर होता है, ये बेसिकली उन्होंने जो है एक्सप्लोर किया है। और ये जो कोटेशन है, जो कोटेशन उन्होंने यूज की है, इसके थ्रू फैनन जो है ये कोशिश करते हैं कि हमेशा हमें सेल्फ अवेयरनेस हमारे अंदर होनी चाहिए, हमारी थिंकिंग जो है वो क्रिटिकल होनी चाहिए, और जो भी ऑपरेसिव स्ट्रक्चर है, यानी जो भी शोषण करने वाला स्ट्रक्चर है, हमेशा उसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। यानी इसके मेन पॉइंट्स जो हैं इन वर्क्स के, वो है सेल्फ अवेयरनेस एंड क्रिटिकल थिंकिंग, रेजिस्टेंस अगेन ऑपरेशन, यानी आपको ऑपरेशन के शोषण के खिलाफ हमेशा रजिस्ट करना है, और रिक्लेमिंग ह्यूमैनिटी, यानी ह्यूमैनिटी के हिसाब से आपको हमेशा अपने जो जो आपकी जो पावर्स हैं, आपके जो राइट्स हैं, उनको रखना चाहिए हमेशा आगे। ये कहता है, ये इस कोटेशन के थ्रू जो है ये एक पावरफुल एक्सप्रेशन है फैनन की, और इसके थ्रू उन्होंने जो है एडवोकेसी की है कि कंटिन्यूअस सेल्फ एग्जामिनेशन हमेशा करना चाहिए, और जो भी डिह्यूमनाइजिंग फोर्सेस हैं, जो भी इंसानों के साथ बर्बरता करती हैं, उनके साथ उनका विरोध करती है, उनका शोषण करती है, उनके सामने हमेशा आवाज उठानी चाहिए। इट कॉल्स फॉर एन एक्टिव एंगेजमेंट इन क्वेश्चनिंग, और वो ये कहता है कि हमेशा हमें क्वेश्चनिंग करनी चाहिए और चैलेंज करना चाहिए जो भी ऑप्रेसिव स्ट्रक्चर है, जो भी ओप्रेस करने वाले स्ट्रक्चर्स हैं, उनके खिलाफ हमेशा आवाज उठानी चाहिए और उनकी क्वेश्चनिंग करनी चाहिए, उनको चैलेंज करना चाहिए। जो भी किसी की आइडेंटिटी को लिमिट करते हैं या उस पर रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं, तो उसके खिलाफ हमेशा आवाज उठानी चाहिए। ये बेसिकली इस लाइन के थ्रू वो कन्वे करना चाहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन था, explain in detail which among the following writers once remarked that I awoke one morning and found myself famous। ये क्वेश्चन 99 स्टूडेंट्स को आता था, तो इसका जो है ये आपको बताना था कि ये फेमस लाइंस जो है वो किस राइटर की है, किस पोएट की है, किसने अपने बारे में ये कहा है। तो ऑप्शंस थे चार्ल्स लैम्ब, पीबी शेले, लॉर्ड बायरन, जॉन किट्स, और इसका राइट आंसर था आंसर नंबर 3, लॉर्ड बायरन ने ये रिमार्क दिया था that I awoke one morning and found myself famous। अब ये जो स्टेटमेंट दी थी, ये लॉर्ड बायरन की स्टेटमेंट थी, और उन्होंने ये इतना ज्यादा, वो जिस हिसाब से उनको फेमस जो है फेम उनको मिला था, उससे वो इतना ओवरवेलम्ड हो गए थे, इतना खुश हो गए थे कि उन्होंने ये लाइन जो है अपने बारे में कही थी। ये बेसिकली ये टाइम पीरियड जब ये इन्होंने रिमार्क किया था, ये तब का है जब उन्होंने अपने फर्स्ट 2 कैंटोज पब्लिश किए थे नैरेटिव पोएम के, चाइल्ड हेरोल्ड्स पिलग्रिमेज। ये 1812 में के बाद की बात है, जब पब्लिश हुआ था उसके बाद की बात। ये कहता है कि मार्च 1812 के अंदर बायरन ने पब्लिश किए थे अपने 2 कैंटोज चाइल्ड हेरोल्ड पिलग्रिम, विच उसके अंदर नरेट किया गया है, उन्होंने ट्रेवल्स और जो है रिफ्लेक्शन किए हैं एक यंग मैन के, चाइल्ड हेरोल्ड के, और उसके बाद उन्होंने जो सारा का सारा जो यूरोप का टूर है वो दिखाया है। ये पोइम बेसिकली एक सेमी ऑटोबायोग्राफिकल पोइम थी, जिसके अंदर बायरन के अपने जो ट्रेवल एक्सपीरियंसेस है वो उन्होंने शो किए थे, और ये जो है पब्लिक के साथ बहुत ज्यादा अटैच हुआ ये वर्क, यानी पब्लिक ने इसको बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया, और जो पोइम थी वो एकदम से सक्सेस इसको मिली, और इसके साथ ही बायरन जो है एक लीडिंग फिगर बन गए थे इस वर्क के पब्लिश होने के बाद रोमांटिक मूवमेंट के अंदर। और इस वर्क के अंदर उन्होंने जो है मेलंकली दिखाया है, एग्जिस्टेंशियल रिफ्लेक्शन दिखाया है, सारी की सारी जो लोकेशन थी वो सारी की सारी रीडर को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करती हैं, जिससे ये वर्क बहुत ज्यादा फेमस हुआ। और बायरन को जो एकदम से सडन फेम मिला था, अचानक से रातों रात जो वो फेमस हुए थे, उसके बाद ही उन्होंने ये रिमार्क किया था कि मैं आई अवोक वन मॉर्निंग एंड फाउंड माई सेल्फ फेमस। और इसके साथ साथ उन्होंने जो है ये जो एकदम से इनका जो सक्सेस इनको मिली थी, इसकी वजह से जो है ये एकदम से सेलिब्रिटी की स्टेटस पे पहुंच गए थे। यानी जब तक इस टाइम इनके पब्लिश होने से पहले इनको कोई ज्यादा पहचान नहीं मिली थी, लेकिन जैसे ही वर्क पब्लिश हुए, रातों रात ये जो एक जो रोमांटिक एज के स्टार बन गए थे, रोमांटिक मूवमेंट के स्टार बन गए थे।
हाँ, तो इस वर्क ने जो है बायरन को रातों रात एक लिटरेरी और सोशल आइकन बना दिया था। तो इस तरह से जो है ये कोटेशन उन्होंने रिमार्क जो है वो यूज किया है लॉर्ड बायरन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन था एक्सप्लेन व्हाट इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द वर्क्स ऑफ जॉन मिल्टन। मिल्टन के वर्क्स को आपको क्रोनोलॉजी के हिसाब से लगाना था। वर्क थे पैराडाइज लोस्ट, पैराडाइज रिगेन, लिसिडस, कोमस, कैमस, एल एल्ग्रेगो। और इसका राइट आंसर था, सबसे पहले क्रोनोलॉजी लगाते हैं और उसके हिसाब से फिर देखते हैं। सबसे पहले इसके वर्क्स की जो क्रोनोलॉजी है वो सबसे पहले इनका वर्क आएगा एल एल्ग्रो, कैमस, उसके बाद लिसिडस, उसके बाद पैराडाइज लॉस्ट और उसके बाद पैराडाइज रिगेन। तो एल्ग्रो इज अ पेस्टोरल पोइम, ये जो है पेस्टोरल पोइम है बेसिकली। और इसके अंदर जो है इसके साथ ही जो दूसरा वर्क था, दूसरा इसका पीस था वो था सेकंड पेंसेरोसो। ये दोनों वर्क थे। इसके बाद ये इसके अंदर जो है सेलिब्रेट किया गया है एक चीयरफुल लाइवली पर्सपेक्टिव ऑफ लाइफ। लाइफ का जो है बहुत ही ज्यादा चीयरफुल और जो जीवंत एक पर्सपेक्टिव होता है वो उसके अंदर सेलिब्रेट किया गया है। सेकंड था इनका कैमस। कैमस बेसिकली 1634 के अंदर पब्लिश हुआ। ये एक मास्क था। और मास्क क्या होता है ये मैंने डिटेल वीडियो जो है मास्क के ऊपर मैंने डाल रखे हैं, जितने भी फेमस मास्क हैं वो भी डाल रखे हैं मैंने। और मास्क की क्या क्या क्वालिटीज होते हैं, कौन कौन से मास्क जो है वो अभी तक लिखे गए थे या परफॉर्म किए गए थे, वो सारा बता रखा है, तो वो जाके चैनल पे देख सकते हैं। इट टेल्स द स्टोरी ऑफ ए लेडी लॉस्ट इन द वुड्स। इसके अंदर स्टोरी बता रखी है कि कैसे एक लेडी जो लॉस्ट हो जाती है वुड्स के अंदर, और उसको बाद में फिर एक एंचांटर मिलता है कॉमस, उसके बारे में सारी की सारी ये एक मास्क है। उसके बाद थर्ड था लिसिडस। लिसिडस एक पेस्टोरल एलिजी थी और इसके अंदर जो है ये उनके मिल्टन ने अपने फ्रेंड एडवर्ड किंग के लिए लिखी थी। और इसको जो है मिल्टन का फाइनेस्ट शॉर्ट पोएम्स जो है ये मानी जाती है। तो ये लिसिडस अपने आप में एक क्वेश्चन है और हमेशा पूछा जाता है कि लिसिडस के अंदर कौन किसकी जो है डेथ के ऊपर मॉर्निंग है इसके अंदर। तो ये आप याद ही रखिएगा। उसके बाद था पैराडाइज लॉस्ट। पैराडाइज जो है एक एपिक पोइम है, ब्लैंक वर्स में है और इसको जो है लिटरेचर का, इंग्लिश लिटरेचर का ग्रेटेस्ट वर्क माना जाता है। और इसके अंदर स्टोरी है, फॉल ऑफ मैन है, एक्सप्लोरिंग थीम ऑफ रेबेलियन है, ओबिडेंस और रिडेम्पशन है, वो सारा का सारा इसके अंदर दिखा रखा है। उसके बाद फिफ्थ नंबर पे आता है पैराडाइज रिगेन। ये एक सीक्वल है पैराडाइज लॉस्ट का और इसके अंदर फोकस कर रखा है कैसे क्राइस्ट का टेम्पटेशन है और सैटर्न के द्वारा। और उसके बाद जो है ये शॉर्टर है, जो कि पहले पैराडाइज लॉस्ट लिखा गया था उससे ये छोटा है। और इसका जो करेक्ट आंसर जो रहेगा वो था ऑप्शन नंबर 1 EDCAB, यानी आप इसके वर्क के हिसाब से आप देख सकते हैं। सबसे पहले आएगा E, उसके बाद आएगा D, उसके बाद आएगा C, उसके बाद A और उसके बाद B। ये राइट आंसर था। उसके बाद लास्ट जो क्वेश्चन था वो लास्ट क्वेश्चन था, आपको मैच करना था लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को, और जो वर्क हैं और उनके राइटर दिए गए हैं। तो फर्स्ट था टू हिज क्वाई मिस्ट्रेस, सेकंड था द स्कॉलर जिप्सी, थर्ड था स्टिल आई राइज और डी था एफ। और जो पॉइंट्स दिए गए थे रुडयार्ड किपलिंग, एंड्रयू मार्वल, मैथ्यू अर्नोल्ड, माया एंजेलो। तो इसके अंदर जो दिखाया गया है, जो टू हिज क्वाई मिस्ट्रेस है वो एंड्रयू मार्वल की है, द स्कॉलर जिप्सी जो है मैथ्यू अर्नोल्ड की है, स्टिल आई राइज माया एंजेलो की है और इफ है रुडयार्ड किपलिंग की। तो इसका राइट कॉम्बिनेशन था आंसर नंबर 1, ए का सेकंड, बी का थर्ड, सी का फोर्थ, डी का 1। और इस क्वेश्चन को मैं डिटेल में करा रही हूँ ताकि नेक्स्ट टाइम के लिए आपको पता चले कि इन पोएम्स के अंदर क्या था और क्या नहीं था। तो सबसे पहले पोएम करते हैं टू हिज क्वाई मिस्ट्रेस। ये पोएम थी एंड्रयू मार्वेल की। टू हिज क्वाई मिस्ट्रेस एक मेटाफिजिकल पोएम है और इसके अंदर थीम जो थी वो थी लव, टाइम और मोर्टेलिटी की। स्पीकर जो है एड्रेस कर रहा है अपनी मिस्ट्रेस को और वो अर्ज कर रहा है कि सीज ऑफ द डे। सीज ऑफ द डे मतलब जो टर्म है कार्पेडाइम। कार्पेडाइम का मतलब होता है कि जो टाइम पीरियड अभी है आप उसको एंजॉय करो और बाद में क्या होगा किसी को कुछ पता नहीं है। यानी ग्रैब ऑफ द डे, ये जो सिचुएशन होती है कि जो सिचुएशन आज है उसी को पूरी तरह से एंजॉय करना। एंड कंज्यूमेट देयर रिलेशनशिप बिफोर टाइम्स रन आउट,
यानी जब टाइम इससे पहले कि निकल जाए उससे पहले आपको लाइफ को एंजॉय करना है। स्ट्रक्चर इसका क्या रहा है, जो इसके अंदर 3 सेक्शंस हैं, और 3 सेक्शन के अंदर सबसे पहला जो सेक्शन है, इफ देयर वर टाइम। पहले उसके सेक्शन के अंदर पोइट कहता है कि अगर उसके पास टाइम होता तो वो क्या क्या करता। स्पीकर जो इसके अंदर पोइट है, स्पीकर है, वो बताता है कि अगर उसके पास बहुत सारा टाइम होता स्पेंड करने के लिए, तो वो अपनी जो मिस्ट्रेस है उसकी तारीफ करता, उसकी ब्यूटी की तारीफ करता, उसके बच्चों की तारीफ करता। बट टाइम इज लिमिट। सेकंड पार्ट में, सेकंड सेक्शन में वो कहता है कि टाइम जो है वो लिमिट है। स्पीकर ये कहता है कि टाइम जो है भाग रहा है और जो है उसके पास इतना ज्यादा टाइम नहीं है। तो वो उसके बाद इमेजरी यूज करता है डेथ की, डिके की, और जो है एम्फेसाइज करता है अर्जेंसी की। उसके बाद थर्ड एक्ट में वो कहता है कि कंक्लूड कर देता है कि जो भी है सारी चीजें हैं अभी है, प्रेजेंट टाइम में है, और इसलिए हमें इस टाइम पीरियड को एंजॉय करना चाहिए। थीम इसके अंदर क्या रही है, कार्पे डाइम की थीम रही है, जैसे मैंने बताया कि सीज ऑफ द डे, यानी जो टाइम जो काम करना है अभी प्रेजेंट मोमेंट में करना, बाकी बाद में नहीं सोचना उसके बारे में। टाइम और मोर्टेलिटी की बात करता है कि पैसेज ऑफ टाइम है और जो डेथ होती है वो हमेशा लिखी गई है, तो उसके लिए उससे यानी टाइम और मोर्टेलिटी से रिलेटेड थीम है इसके अंदर। इसके अंदर फिजिकल लव की बात की गई है, यानी जो है जो लव है इसके अंदर वो उसकी फिजिकलिटी जो है वो दिखाई गई है, उसके ऊपर स्ट्रेस किया गया है। नेक्स्ट सेकंड नंबर पे जो पोइम थी वो था द स्कॉलर जिप्सी, ये मैथ्यू अर्नोल्ड की पोइम है। द स्कॉलर जिप्सी जो है एक पेस्टोरल पोइम है, इसके अंदर स्टोरी बताई गई है एक ऑक्सफोर्ड स्कॉलर की। वो जो है अपनी शहर की एकेडमिक लाइफ छोड़ के जिप्सीज के साथ जाता है रहने के लिए, और उनके तरीके सीखता है जिंदगी को जीने के। जिप्सीज मतलब एक टाइप से घुमक्कड़ लोग जो होते हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह पे जाके रहते हैं, तो उनको बोलते हैं जिप्सीज। ये पोइम जो है इंस्पायर्ड है जोसेफ ग्लैनविल की जो वर्क है, पोइम है द वैनिटी ऑफ डॉगमेटाइजिंग, उस पोइम से इंस्पायर है। तो आपको 2 क्वेश्चन यहीं से मिलेंगे कि पहली तो जो है कि ये वर्क जो है कि इसकी स्टोरी जो है किस पे बेस है, और दूसरी बात है कि इसके अंदर थीम क्या है, इसका जो स्टोरी का जो जो स्टोरी के अंदर जो मेन इंपॉर्टेंट जो दिखाया गया है वो क्या है। इसका स्ट्रक्चर की बात करेंगे कि तो 10 लाइन स्टेंजा है इसके अंदर, और ये बिल्कुल काम रिफ्लेक्टिव टोन है, और इसके अंदर जो कंट्री साइड का डिस्क्रिप्शन दिया गया वो बहुत ही ज्यादा रिच है, यानी सारी जो सीनरी है वो कंट्री साइड की दिखाई गई है। उसके बाद इसके अंदर थीम जो है वो दिखाई गई है एस्केप फ्रॉम द मॉडर्न लाइफ, की कॉन्ट्रास्ट किया गया है कि जो कंट्री साइड में है वहां पे कितनी सिंपलिसिटी है, फ्रीडम है, जिप्सीज की जो लाइफ है उसके अंदर स्ट्रेस नहीं है, आर्टिफिशियलिटी नहीं है, जो कि एक मेन इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया है मॉडर्न जो मॉडर्न लाइफ है उसका एक मेन पार्ट है स्ट्रेस और आर्टिफिशियलिटी, लेकिन ये जो है ये जिप्सीज की लाइफ में नहीं है। क्वेस्ट फॉर नॉलेज इसके अंदर एक्सप्लोर किया गया है डीपर नॉलेज का, और ये दिखाया गया है कि जो सिर्फ एकेडमिक्स में जो पढ़ाया जाता है वो एक कन्वेंशनल तरीका है पढ़ाने का, लेकिन जो आप रियल नॉलेज गेन करते हो वो कंट्री साइड में जाके लोगों के साथ रह के तब गेन करते हो। और इसके अंदर जो नेक्स्ट थीम है वो टाइमलेसनेस की, यानी स्कॉलर जिप्सीज जो है वो एक सिंबल है टाइमलेस का, विजडम का, एटर्नल यूथ का, और वो अनटच्ड है, यानी टाइम कैसे बीत रहा है उससे अनटच है, यानी वो अपने टाइम को शहरों के अंदर जो है वो आर्टिफिशियलिटी है, स्ट्रेस है, और सब भाग रहे हैं, जबकि जो स्कॉलर जो जिप्सीज है उनकी लाइफ जो है वो ठहरी हुई है, वो हर टाइम को हर मोमेंट को एंजॉय करते हैं। तो ये बेसिकली थीम है इस पोइम की। नेक्स्ट पोइम है स्टिल आई राइज, ये माया एंजेलो की पोइम है, और स्टिल आई राइज एक पावरफुल और इंस्पिरेशनल पोइम है। इसके अंदर सेलिब्रेट किया है रेजिलेंस, स्ट्रेंथ एंड इनडोमिटेबल स्पिरिट ऑफ द अफ्रीकन अमेरिकन कम्युनिटी, पर्टिकुलरली वीमेन। इस पोइम के अंदर जो है सेलिब्रेट किया गया है बहुत ही ज्यादा, यानी रेजिलेंस मतलब कि कुछ बुरा होने के बाद भी जो हम हिम्मत करके दोबारा खड़े होते हैं, जो ये दिखाने की क्षमता होती है कि कितना भी टॉर्चर करने के बाद जब आप स्टैंड करते हो आपकी स्ट्रेंथ दिखाई गई है। उसके बाद अफ्रीकन अमेरिकन कम्युनिटी यानी स्पेशली अफ्रीकन अमेरिकन वीमेन जो है
उनकी स्ट्रेंथ दिखाई गई है कि कैसे उनको दबाया गया, कुचला गया, लेकिन उसके बाद भी कैसे वो खड़ी होती हैं, अपनी जो स्ट्रेंथ है वो शो करती हैं। द स्पीकर असर्ट हर एबिलिटी टू ओवरकम एडवर्सिटी एंड ऑपरेशन और ऑपरेशन। और इसके अंदर स्पीकर जो है जोर देती हैं कि उनके अंदर एबिलिटी है, अपनी सारी की सारी जो उनके जो शोषण किया गया है, जो एडवर्सिटी उनके साथ की गई है, उसके बाद भी उनके अंदर एबिलिटी है कुछ करने की, वो सारा उन्होंने दिखाया है। स्ट्रक्चर जो है वो फ्री वर्स में लिखी गई है, रिपीटेटिव है, राइमिंग स्ट्रक्चर जो है इसका एक जो मैसेज है वो है राइजिंग अबाउट चैलेंजेस के, क्या जो चैलेंजेस है उसके ऊपर कैसे खड़ा होना है, उससे बाहर कैसे निकलना है। थीम है, थीम जैसे कि मैंने बताया रेजिलियंस एंड स्ट्रेंथ है। पोइम के जो है वो स्पीकर जो है वो दिखाती है कि कभी ना रुकने वाला, कभी ना जो है पीछे हटने वाली स्पिरिट है उनकी, और उनके अंदर डिटर्मिनेशन है कि वो दोबारा से खड़ी होंगी चाहे कितनी भी चीजें उनको पीछे खींचे। डिफियांस है ऑपरेशंस के खिलाफ, यानी उनको जो भी अफ्रीकन अमेरिकन के साथ, फीमेल्स के साथ जो इनजस्टिस किया गया है वो उनके खिलाफ खड़ी होती हैं। उसके साथ साथ सेल्फ कॉन्फिडेंस दिखाया गया है, प्राइड दिखाया गया है। स्पीकर जो है उसकी टोन जो है असर्टिव है, कॉन्फिडेंट है, और वो अपनी आइडेंटिटी और अपनी हेरिटेज, अपनी विरासत को सेलिब्रेट करती है इस पोएम के अंदर। स्टिल आई राइज, ये माया एंजेलो की पोएम है। उसके बाद लास्ट जो पोइम है वो पोइम है इफ, रुडयार्ड किपलिंग की ये पोइम है। और इफ जो है एक डिडक्टिव पोइम है, यानी डिडक्टिव पोइम जिसके अंदर एडवाइस दी गई है कि लाइफ को कैसे जीना है इंटीग्रिटी के साथ, रेजिलेंस के साथ और मैच्योरिटी के साथ। ये पोइम जो है बेसिकली एक एडवाइस है, एक फादर अपने सन को एडवाइस कर रहा है कि लाइफ के अंदर कौन कौन सी क्वालिटीज जो है उसकी उसको जरूरत है ताकि वो एक वर्चुअस और सक्सेसफुल एडल्ट बन सके और एक लाइफ जो है जी सके। इसके पॉइंट के अंदर जो है 4-8 लाइन स्टेंजास हैं, और इसके अंदर जो है इफ यू कैन जो है स्टेटमेंट दी गई है, कंडीशन स्टेटमेंट, और उसके बाद जो है बाद में इसका जो है वो भी बताया गया है, फॉलोड बाय द डिजायर्ड आउटकम, कि जो आउटकम है, जो आउटकम वो चाह रहा है तो कैसे मिल जाएगा। यू विल बी ए मैन माई सन, यानी पहले आपको कंडीशनल स्टेटमेंट बता रखी है उसके अंदर कि अगर आप ये करोगे तो उसके बाद बताया गया है तो आपको ये मिल जाएगा। तो इस तरह से ये पोएम है। थीम्स है, स्टोइसिज्म है, रेजिलेंस है। पोएम जो है एडवोकेट करती है कि जो हमेशा मुसीबत के अंदर जो है स्ट्रेंथ कैसे मेंटेन करनी है, और जो मुश्किलें हैं उसमें कैसे जो है उसका सामना करना वो बताया गया है। वर्च्यूज और इंटीग्रिटी बताई गई है कि हमेशा जो है ऑनेस्टी रखनी चाहिए, ह्यूमिलिटी रखनी चाहिए, पेशेंस रखना चाहिए, बैलेंस लिविंग। और इसके साथ साथ पोएम जो है एडवाइस करती है कि लाइफ के अंदर, ड्रीम्स के अंदर और रियलिटी के अंदर, ड्रीम्स के अंदर और डिजास्टर के अंदर, यानी खुशी और गम में, ड्रीम्स में और रियलिटी, सपनों में और सच्चाई रियलिटी में, यानी जो आपकी इंडिविजुअल अचीवमेंट है और सोसाइटी की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इन सब के बीच में आपको बैलेंस कैसे बनाना है, ये सारा का सारा इस पोइम के अंदर एडवाइस किया गया है। तो ये बेसिकली पोइम थी, इफ पोइम थी रुडयार्ड किपलिंग की। तो आई होप स्टूडेंट्स ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा नेक्स्ट एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो उससे रिलेटेड। और डिटेल वीडियो मैं इसीलिए लेके आई हूँ ताकि सिर्फ एमसीक्यूज जो है वो अब आप भूल जाते हो, अगर किसी चीज के बारे में आप रुक के थोड़ा सा पढ़ लेते हो तो दिमाग में रह जाता है और उसके बाद वो आप भूलते नहीं हो। तो अगर आपको इसी टाइप के वीडियो अगर पसंद आ रहे हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए पैशन फॉर लिटरेचर को। और नेक्स्ट वीडियो में जल्दी लेके आ रही हूँ, कल या परसों में नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट क्वेश्चंस का जो डिटेल एनालिसिस है मैं वो लेके आ रही हूँ। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।